ये है एच लिमिटेड, ये है एस लिमिटेड। एच लिमिटेड ने किसी कंपनी की 100% शेयर कैपिटल परचेज कर ली, 100% शेयर कैपिटल परचेज कर ली, तो ये क्या बन गया, इन्वेस्टर। और ये कंपनी बन गई हमारे पास एस लिमिटेड, एस लिमिटेड नजदीक आना है, शेयर कैपिटल एंड बैंक, शेयर कैपिटल एंड बैंक। अब हुआ क्या, थोड़े दिनों बाद एस लिमिटेड ने प्रॉफिट कमा लिए, एस लिमिटेड ने प्रॉफिट कमा लिए। तो मुझे फटाफट से बताओ, जब एस लिमिटेड ने प्रॉफिट कमा लिए तो बैंक और अदर एसेट्स बढ़ गए, तो मुझे यह बताओ एच लिमिटेड क्या इस प्रॉफिट को अपने पास बुक कर देगा? एच लिमिटेड तो बुक नहीं करेगा ना, वो कहेगा ये प्रॉफिट तो मुझे बुक ही नहीं करना, वो तो इन्वेस्टमेंट दिखा के खाली बैठा रहेगा। वो तो कहेगा साहब बस मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट दिखा दी, दैट्स इट। मेरा आपसे कहना है, क्या आप उन्हें कंसोलिडेट कर रहे हैं? यस। तो आप उन्हें जब कंसोलिडेट करेंगे तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, ग्रुप ने क्या प्रॉफिट कमाया? हाउ मच ग्रुप ने प्रॉफिट कमाया? तो क्या जो प्रॉफिट एच ने कमाया ये ग्रुप का प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट एच ने कमाया, ये ग्रुप का प्रॉफिट है। लेकिन क्या एस ने भी प्रॉफिट कमाया? एस ने भी तो प्रॉफिट कमाया, तो ये भी तो ग्रुप के अंदर प्रॉफिट अर्न हुआ, यानी ये भी तो हमारा प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यहां पर प्रॉफिट था ही नहीं, जीरो था, और यहां पर 1 लाख हो गया, तो मुझे बताओ हमने पोस्ट पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया? हाउ मच पोस्ट प्रॉफिट वी अर्नड? हाउ मच पोस्ट प्रॉफिट वी अर्नड? वी अर्नड 1 लाख। तो मैंने कहा जब मैं सीबीएस बनाऊंगा, इस 1 लाख को होल्डिंग कंपनी के साथ जोड़ूंगा, तभी तो हमारी ट्रू रिपोर्टिंग होगी, तभी तो हमारी ट्रू रिपोर्टिंग होगी। मैं आपको एक फीलिंग के लिए ही कह रहा हूं। मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना तन्मयता से सुन रहे हैं, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसा हो सकता है, क्योंकि पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं। कई कह सकते हैं सर दिमाग मत खाओ, ये बताओ करना क्या है। भाई ये बताओ करना क्या है, हम कर देंगे उसको। मुझे उसमें लगता है कि चलो ठीक है, बच्चा अगर ऐसे भी कर लेगा तो पास तो भी हो जाएगा। लेकिन यहां से जब बाहर जाएंगे इंडस्ट्री में, तो वो कहेंगे साहब यू शुड नो ये क्यों करते हैं। कल आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी अगर आप उसकी नॉलेज होल्ड करते हैं। तो प्लीज मैं बात जो कह रहा हूं, आप में से कईयों को लगेगा कि क्यों मत्था खराब कर रहे हो हमारा, मुद्दे की बात बताओ सिर्फ। आई वॉन्ट कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, आराम से सुनिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आपके साथ बात करूंगा मैं कनेक्ट करके। क्या आप में से किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है? बताओ जरा, आपने कभी किसी कंपनी का शेयर खरीदा है? इमेजिन कर लेना सभी बच्चे कि आपने आज से ठीक 1 साल पहले रिलायंस का शेयर खरीदा था 700 रुपए का। रिलायंस का शेयर खरीदा था 700 रुपए का, ठीक है। आज मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं आपकी और रिलायंस की जोड़ करके। मैं आपकी और आपके रिलायंस की बैलेंस शीट जोड़ के दिखाना चाहता हूं। तो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सिंपली सेइंग 2 थिंग्स। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। नंबर 1, आपने इन्वेस्टमेंट में कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व के पैसे तो नहीं दे रखे, आपने महंगी सस्ती तो नहीं ले रखी। दिस इज वन ऑफ माई रिक्वायरमेंट, आई वॉन्ट टू नो कि 700 रुपए की इन्वेस्टमेंट उस वक्त आपने महंगी सस्ती तो नहीं ले ली। तो आप बताओ किससे कंपैरिजन करोगे? 700 रुपए को किससे कंपेयर करोगे? तब के नेट एसेट्स कितने थे, आप उससे कंपेयर करोगे। फील आनी चाहिए कि ठीक है भाई, मैंने शेयर खरीद लिया 700 रुपए का, तो सर कह रहे हैं उस वक्त हमने 700 का शेयर महंगा लिया कि सस्ता लिया, यही तो करोगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट, जब से आपने रिलायंस में पैसा लगाया, क्या रिलायंस ने उसके बाद से कुछ कमाई की कि नहीं की? अगर कमाई की तो आपके हिस्से की कमाई कितनी थी? दैट इज अनदर थिंग, दैट इज योर प्रॉफिट्स। बेशक वो प्रॉफिट आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, स्टैंड लोन में यू डोंट रिकॉर्ड द प्रॉफिट, स्टैंड लोन में तो आप डिविडेंड रिकॉर्ड करते हो,
लेकिन ये तो ग्रुप बन रहा है ना। ग्रुप में आप बेसिकली रिपोर्टिंग कर रहे हो कि मैंने और उसने क्या कमाया, तो ऑटोमेटिकली जो उसने हमारे शेयर एक्वायर करने के बाद कमाया, वांट टू रिपोर्ट इट। और जो हमारा नहीं है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो कहां जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग से जाएगा। तो बस ये 3 ही बातें बताई हैं मैंने आपको, और कुछ नहीं बताया है। तो मैं आपको वही 3 बातें यहां पर इस सवाल में कराना चाहता हूं कि इस सवाल के अंदर भी वो 3 बातें समझ लें। सभी बच्चे देखें। करनाल कह रहे हैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है सब्सिडरी कंपनी ने। करनाल, दिस इज ओनली वन एडिशनल स्टेटमेंट, इसका हमारे साथ अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है। सारे बच्चे अपने बैलेंस शीट देखो। ये इन्फोसिस की बैलेंस शीट है स्टैंड लोन, ये उसकी स्टैंड लोन बैलेंस शीट है इन्फोसिस की, ठीक है ना। ये उसके अंदर पूरी कथा कहानी लिखी हुई है, जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो सब मेंशन्ड है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, पूरी इंफॉर्मेशन जो बनाई जाती है ये वो सब जानकारियां हैं। और यहां से किसकी ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट हो गई, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। ये अलग है, जूम आउट करना, ये अलग थी, ये स्टैंड अलोन थी, और ये अलग है। और इसके अंदर उसने क्या सोच के रखा है कि मैं और मेरा ग्रुप कैसा है, मैं और मेरा ग्रुप कैसा है। ये बताओ, जो AS 9 अप्लाई करेगा वो किस पर अप्लाई करेगा, AS 9 तो इस पर अप्लाई करेगा ना, स्टैंड लोन पर। जो स्टैंड लोन है उस पर अप्लाई करेगा। कंसोलिडेटेड जो हम बना रहे हैं, जो कंसोलिडेटेड बना रहे हैं, इस पर AS 9 अप्लाई नहीं करेगा, इस पर AS 21 अप्लाई करेगा। जो ये कहता है कि सब्सिडरी के प्रॉफिट को भी साथ में जोड़ के रिपोर्ट करना, तो साहब ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो डू नॉट मिक्स दीज 2। यहां पर आप AS 9 लगाते हैं स्टैंड लोन में, यहां नहीं लगाते हैं, ये तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये ग्रुप का प्रॉफिट है। जब यहां प्रॉफिट निकाला गया ना P&L में, तो ये प्रॉफिट सबका है, ग्रुप का टोटल प्रॉफिट है ये। वापिस आ जाइए कोहाट, अभी मैंने आपकी क्वेरी पढ़ी नहीं है, तो पता नहीं क्वेरी चली भी कहां गई आपकी। तो आइए मेरे साथ साथ, नाउ सी दिस क्वेश्चन, और नाउ विल बी डूइंग इट इन अ मोर प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्म। नाउ यू कैन राइट, तो आप अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब आप इसको लिखें सॉल्यूशन, बस। सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1, यहां पर हम लिख रहे हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। ये वर्किंग नोट नया आ गया, पहले ये वर्किंग नोट नहीं था, अब ये वर्किंग नोट नया आ गया, जिसके अंदर हम लोग अपने पास पहले मिसिंग फिगर्स ढूंढते हैं। हम अपने पास एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके हम मिसिंग फिगर्स ढूंढते हैं। वी आइडेंटिफाई मिसिंग फिगर्स, हम मिसिंग फिगर्स को ढूंढते हैं। आप उसी का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो यहां पर मुझे बताइए 1/4/2014 को हमारे पास बैलेंस BD कितना था, 40,000 गिवन, और 31/3/2015 को रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना था, 1 लाख। तो मुझे बताओ मिसिंग फिगर क्या है इसके अंदर। हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में पहले 40,000 का बैलेंस था, अब हमारे पास 1 लाख का बैलेंस है। व्हाट इज द मिसिंग फिगर, दिस इज 14-15 का नेट प्रॉफिट। ये 14-15 का प्रॉफिट है। पहले मैंने इसे कॉमन सेंस से निकाला था, अब मैंने इसे प्रॉपर फॉर्मेट में निकाला है। यह आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। सर P&L एप्रोप्रिएशन आजकल बनता नहीं है बेटा, ये सिर्फ फाइंडिंग आउट मिसिंग फिगर है। मैंने कौन सा कहा कि ये बैलेंस शीट के साथ रिपोर्ट होगा। मैं अपने पास तो कोई भी लेजर बनाऊं, ये मेरी कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। ये हमने अपने पास बनाया। अब मुझे ये बताओ कि मैंने इसके अंदर 2 पार्ट्स कर दिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो मुझे ये बताओ हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, हमने एक्वायर कब किया था,
1 for 14, तो एक्विजिशन थी हमारी 1 for 14, तो मुझे चाहिए प्री एक्विजिशन और मुझे चाहिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। मुझे दो चीजें चाहिए, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। कैन यू प्लीज टेल मी कि हमारा P&L ऑब्लिक रिजर्व एंड सरप्लस में प्री में प्रॉफिट्स कितने थे, यानी प्रॉफिट्स ऑन 1 for 14 और बिफोर कितने थे 40,000 और प्रॉफिट्स बाद में कितने हो गए 60,000। ये हमारे प्रॉफिट्स हो गए। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ये प्रॉफिट्स किसको बिलोंग करते हैं, ये प्रॉफिट्स पेरेंट को बिलोंग करते हैं 70% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करते हैं 30%। सर आप इतनी लंबी लंबे फॉर्मेट बना रहे हो, साहब मुझे अल्टीमेटली ये फॉर्मेट फॉलो करने हैं, तो आप कृपा करके, आपको लग रहा होगा सीधा करो, मैं सीधा ही कर रहा हूं, ये सीधा ही तरीका है। 28,000 के प्रॉफिट्स हैं, ये उस वक्त के प्रॉफिट थे जब हमने पैसा लगाया और उस वक्त माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 12,000 और बाद में जो प्रॉफिट कमाया गया वो है 42,000 और माइनॉरिटी के प्रॉफिट से 30% 18,000। जरा इनका जोड़ करके बताना, ये सब का टोटल कितना आ रहा है, जोड़ करके बताओ इन सब का टोटल कितना आ रहा है। टोटल इज अगेन 1 लाख। एक बात बताओ, क्या आप पहले टुकड़े नहीं कर रहे थे, पहले भी तो आप कहते थे कुछ प्रॉफिट माइनॉरिटी के हैं और कुछ प्रॉफिट पेरेंट के हैं, बस अब हो क्या गया, अब आपको इनमें भी प्री और पोस्ट करना पड़ गया, बस इतना सा काम बढ़ा। तो काम कुछ नहीं बढ़ा, इतना सा काम बढ़ा कि आपने कहा टोटल प्रॉफिट्स में से नाउ दीज आर द होल्डिंग कंपनी प्री प्रॉफिट्स एंड दीज आर होल्डिंग कंपनीज पोस्ट प्रॉफिट्स। अब ये मेरे पास था पॉइंट नंबर 2। अब आ गया वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हम दोनों कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपने पास। अब ज्यादा काम मेरा प्रेजेंटेशन का है और कुछ नहीं है, तो मुझे फटाफट से बताओ इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी 7.5 लाख माइनस शेयर कैपिटल कितने की थी, तो मुझे फटाफट से बताओ शेयर कैपिटल, मुझे उस वक्त की कैपिटल बताओ कितनी थी 10 लाख का 70% 7 लाख और जो कैपिटल हमारी थी ही नहीं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जाएगी 3 लाख। तो शेयर कैपिटल यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हम पहले भी लिख रहे थे, पहले मैं ऐसे लिख रहा था, इसके साथ शेयर कैपिटल लिख देता था मैं। फिर उस वक्त का प्रॉफिट, क्या मैं ये लिख रहा हूं उस वक्त का प्रॉफिट, बताओ ये कौन से वक्त का प्रॉफिट है, ये उस वक्त मतलब कौन से वक्त की बात कर रहा हूं मैं, जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी थी उस वक्त का प्रॉफिट कितना था 28,000। क्या मुझे 40,000 का 70% लिखना है कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्योंकि मैंने ऊपर वर्किंग कर दी ना। आई वोंट वेस्ट टाइम अगेन एंड अगेन कि मैं फिर से 40,000 का 70% लिखूं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। वैसे मैं बता दूं आपके दिमाग में भी एक स्ट्रेस आ रहा है, आपके दिमाग में एक स्ट्रेस आ रहा है, यू शुड नो वो स्ट्रेस क्या है। वो स्ट्रेस फिगर्स को कहां क्या रखी हुई है इसका आ रहा है, कॉन्सेप्ट में कोई चीज नहीं है, फिगर्स देखनी पड़ रही है कौन सी फिगर कहां रखी है, ये स्ट्रेस है। तो इसे प्लीज देखिए, कुछ नहीं, मात्र आपकी और मेरी आइटम रखने का तरीका है और कुछ नहीं है, घबराएंगे नहीं। मुझे ये बताओ, क्या माइनॉरिटी के प्रॉफिट सिर्फ प्री एक्विजिशन वाले होने चाहिए, उनके तो प्री वाले भी होने चाहिए, उनके पोस्ट वाले भी होने चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी के प्रॉफिट तो माइनॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी के प्रॉफिट तो माइनॉरिटी के हैं। हमने वो भी अपने पास लिख दिया, हमने कहा लो भाई 18,000 यहां पर आएगा। अब मुझे ये बताओ, हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के प्रॉफिट भी लिख दिए कि ये माइनॉरिटी के हैं, ये इसके हैं। अभी भी एक चीज मैंने नहीं लिखी है, बताओ कौन सी चीज मैंने अभी भी नहीं लिखी है, प्लीज टेल मी, मैंने कौन सी चीज अभी तक नहीं लिखी है। मैंने 42,000 अभी तक नहीं लिखा है। ये 42,000 क्या है, ये एच लिमिटेड प्रॉफिट है आफ्टर एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन।
क्या मैं इसको एच के प्रॉफिट में जोड़ दूंगा? हां, तो एएस 9 तो मना करता है, एएस 9 तो कहता है कि ये नहीं कर सकते, तो एएस 9 की ऐसी की तैसी। मुझे एएस 9 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एएस 21 बना रहा हूं, बिकॉज एएस 21 कहता है, इसलिए हम अपने पास इसको काम करेंगे। तो मुझे फटाफट से अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो अब मैंने प्रेजेंटेशन जैसी होनी चाहिए थी वैसी कर दी है। आप जब तक इसे कर रहे हैं मैं इसको सेव कर लूं। बीकानेर कह रहे हैं क्या एएस 21 ज्यादा पावरफुल है? जी नहीं बीकानेर, एएस 21 लगता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स पर, एएस 9 लगता है स्टैंड अलोन पर। दोनों का अपना अपना राज्य है। समझ में आ रही है? अब मान लीजिए मैं कहूं बराक ओबामा, तो बराक ओबामा का हिंदुस्तान में क्या होगा? ऐसी की तैसी। और नरेंद्र मोदी की अमेरिका में, चलो छोड़ो जी छोड़ो। दो 2004 के बाद की स्लाइड्स ये रही। लीजिए मैंने स्लाइड्स भी सेव कर दी हैं। नाउ कम्स दी बैलेंस शीट्स। अब बनाएंगे बैलेंस शीट्स। सीबीएस ऑफ एच विद एस, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। तो हमारी शेयर कैपिटल 15 लाख। मुझे बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीज आएगी? तो साहब हमारे रिजर्व एंड सरप्लस कितने के थे? 2 लाख रुपए के। और यहां से कितने आ गए? 42,000 रुपए के। और यहां तो शायद गुडविल थी, तो 2,42,000 शायद। टोटलिंग का जिम्मा आपका। 242। पार्किन बेटा एएस 9 लगा हुआ है। वो किस में लगा हुआ है? वो मैंने भी इन्फोसिस की 2 एनुअल रिपोर्ट दिखाई ना, एएस 9 से ही उन्होंने स्टैंड अलोन बना रखी है। लेकिन जो उन्होंने कंसोलिडेटेड बनाई है वहां उन्होंने एएस 9 का पालन नहीं किया, वहां एएस 21 का पालन किया, जहां पर हम कहते हैं ग्रुप की बात करो, किसी के प्रॉफिट भी हमारे प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट्स का अपना अपना रोल है, इसलिए कोई भी एएस एक दूसरे को गलत नहीं कह रहा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ जी कितने का है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? 3,30,000। फिर आ गई करंट लायबिलिटीज 4 लाख। फिर आ गई हमारे पास गुडविल 22,000। फिर आ गया हमारे पास करंट एसेट्स 24,50,000। 24,72, 24,72। ये है आपकी बैलेंस शीट्स। दिस इज योर बैलेंस शीट्स। मुझे फटाफट से ये बताइए क्या मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन दे दूं घर से करने के लिए, या 2 क्वेश्चन दे दूं? फटाफट से बताओ। सर हमें आप कम से कम इसमें, आज हमको मम्मा ने कहा था कि घर आना तो कम से कम 2 सवाल लाना। बेटा मम्मा को पता नहीं ना चैप्टर का। नहीं सर आज हम घर नहीं जाएंगे जब तक 2 क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि आज मम्मा ने कहा है कि घर आओ तो बेटा 2 क्वेश्चन लेते आना। ओके, तो मैं आपकी बात मान रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में छोटी सी एक मरम्मत करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर इज वन मिस्टेक, तो प्लीज दिखाइएगा, जरा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में
ये लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 1/10/2014, बैलेंस ऑन 1/4/2014 इन P&L वॉज 40,000। ये 1/11 की जगह आपने क्या करना है, 1/4/2014 करना है। तो क्या आप इसको ऐसा करेंगे? इससे सवाल में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो ना देकर कुछ और दिया जाएगा, तो आपको थोड़ी सी एजम्पशंस लगानी पड़ेगी। तो अब आपको ये सवाल नंबर 2 में कुछ एजम्पशंस लगानी पड़ेंगी और आपको उन एजम्पशंस के मुताबिक सवाल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो ये 2 क्वेश्चन आप अपने पास करेंगे। हटा दीजिए, मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिए हैं और हम बाकी बातें और भी करेंगे। आज मैं ज्यादा होमवर्क दे ही नहीं रहा आपको, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं। आज मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा। हम एक क्वेश्चन और भी करने वाले हैं। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।